तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम की विधियों की। तो विधियों का क्या अर्थ है? विधियों का अर्थ है किसी कार्य को करने के तरीके, उसके ढंग, उसकी रीतियाँ, प्रक्रिया, नियम या प्रणाली। यह किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्थित कार्य प्रणाली। यह शब्द शिक्षा में, विज्ञान में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और जीवन की शैलियों में उपयोग की जाती हैं। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने का तरीका, नियम या विधान, रूल या लॉ, टेक्निक्स, समस्याओं को सुलझाने का तरीका, जैसे वैज्ञानिक विधि वगैरह। ठीक है। शिक्षा में ज़्यादातर कौन सी विधियों का यूज़ किया जाता है? एक्सप्लेनेशन या प्रैक्टिकल विधि। और विज्ञान में रिसर्च मेथड्स का। और कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट निर्देश दिए जाते हैं, है ना, उनका एक समूह बनाया जाता है, उनका एक सिस्टम होता है कि ये वाली चीज़ होगी, ये सारा एक ही उसमें जाएगा, इस तरीके की। और जीवन में जीवन जीने के तरीके। तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा अभ्यास। अभ्यास सीखने की ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति दक्षता अर्जित करता है। यानी कि बार बार जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, चाहे वो साइकिल चलाना है, चाहे वो तैराकी है, कार चलाना है, या एक बच्चा स्कूल में जब जाता है तो उसको भी बार बार अभ्यास से उस चीज़ में दक्षता दिलाई जाती है, उसको अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि जैसे लिखने का, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखने का बार बार अभ्यास कराया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से उसको साफ सुथरा लिखना सीख सके। और जब वो उस चीज़ को पूर्ण रूप से कर लेता है, प्रभावशाली तरीके से कर लेता है, तो वो जो उसमें परिवर्तन आता है, जो सीख आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभ्यास भी एक प्रभावशाली अधिगम है। दूसरा इसमें आ गया करके सीखना। तो इसमें क्या होना चाहिए कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए या बोलकर ही नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चे या व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्वयं करने के लिए देना चाहिए। बार बार अभ्यास करवाने के द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान होता है, वो क्या होता है? स्थायी होता है। इसीलिए करके सीखने पर बल दिया गया है और कहा गया है कि व्यवहार में अगर स्थायी रूप से परिवर्तन लाना है तो हमें क्या करना चाहिए? बार बार उनको खुद से करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आ गया सूझबूझ द्वारा सीखना। गैल्टोट की विधि यहाँ पर बिल्कुल सही बैठती है। गैल्टोट ने कहा था कि सूझबूझ द्वारा जो सीखना होता है वो एक तो स्थायी होता है, उसमें कम समय लगता है, क्योंकि उसमें क्या है कि बुद्धि का, व्यक्ति के खुद की या बच्चे की खुद की बुद्धि का प्रयोग होता है, अपनी सूझबूझ का प्रयोग होता है, उसमें उसके अपने अनुभव आते हैं, अपना जो खुद का सीखा हुआ होता है उसकी बात आती है, तो उसको रटने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती अगर वो अपनी सूझबूझ के द्वारा और खुद से करके जो सीखता है, उससे जो उसमें अधिगम जो होता है, उसका जो ज्ञान अर्जित होता है, वो बहुत ही सही होता है। नेक्स्ट आता है सीखने की विधियाँ। सीखने की विधियों में अनेक विधियाँ हैं इसकी, लेकिन एक टीचर का जो यहाँ पर रोल है वो ये होना चाहिए कि बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, उसकी आयु के हिसाब से होना चाहिए, उसके समझने के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। ऐसी विधियों का चयन करना चाहिए जिससे कि उसे आसानी हो उसको सीखने में, और वो अपने जो सीखना है, उसको, बच्चे को जो भी कुछ सीखना है वो उसको सही तरीके से सीख पाए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आ गया सुनना। यह विधि बहुत प्रभावशाली होती है अगर विद्यार्थी सही तरीके से अपने टीचर की बात को सुनता है, अपने टॉपिक्स को अपनी क्लास में ध्यान से सुनता है, सक्रिय भाग लेता है, तो वो क्या करेगा? उसको, उसकी त्रुटियां भी बहुत कम होंगी, वो कम मिस्टेक्स करेगा, और जो उसका सीखने का जो तरीका होगा वो थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा, सही भी होगा, फास्ट भी होगा, मिस्टेक्स कम रहेंगी, और तत्काल उसी टाइम ही उसको उसके रिजल्ट्स भी
मिल जाएंगे, क्योंकि उसके पास फिर अगर उसने सही तरीके से सुना होगा टीचर की बात को, अगर टीचर फीडबैक लेता तो उसके तुरंत वो आंसर भी दे पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सामयिक परीक्षाएं। यानी कि कहने का भाव यह है कि कभी कभी कुछ समय के बाद हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी परीक्षाएं भी लेनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि बच्चा सही तरीके से उसको पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। इसीलिए स्कूल्स के अंदर भी बीच बीच में हाउस एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट वगैरह जो रखे जाते हैं, वो अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए रखे जाते हैं, ताकि बच्चा इसको नेगलेक्ट ना करता जाए। जो उसको अनुभव प्राप्त हुए हैं या जो उसने प्रैक्टिकल करा है, उसको एक तो भूले ना, और दूसरा वो उसको सही तरीके से ले पाए, उस सीख को सही तरीके से कर पाए, ताकि उसका जो सीखने का जो स्तर है वो उच्च लेवल का हो पाए। इसलिए ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं, सामयिक परीक्षाएं लेते रहना चाहिए, जिससे कि शिक्षक को भी अपने शिक्षण के स्तर का पता चलता है, और विद्यार्थी ने मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को, विषय को सही तरीके से ग्रहण करा है या नहीं करा है। ठीक है ना। अगर उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलती है, और शिक्षक को अपने बच्चों को ऐसी परीक्षाएं देने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। दोनों ही तरह की यहाँ पर बात आ सकती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ गया पूरन तथा अंश विधि। यह विधि भी बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि हमें अधिगम के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि सारे को एक ही बारी में ना कराकर कुछ भागों में अगर हम बांट कर उसे कराएं, तो अच्छे प्रभावशाली तरीके से बच्चा उसको सीख पाता है। उसके परिणाम क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे निकलते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ गया पथ प्रदर्शन तथा संकेत। यानी कि उचित मार्गदर्शन करना चाहिए उस बात पर, क्या क्या होता है कि उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है, उससे कि बच्चे को एक मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि मेरे को इस कार्य को, इस चीज़ को इस तरीके से सीखना है। उसे कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और इससे बच्चे का समय भी बचता है, उसकी शक्ति की भी बचत होती है, और परफेक्टली तरीके से अपने लक्ष्य को भी वो पा लेता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सारी विधियों से हमने सीखा कि अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है, जीवन से मृत्यु तक चलती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अधिगम वह दीपक है जो अंधकार में भी हमें मार्ग दिखाता है। जिसने सीखना सीख लिया, उसने अपने जीवन को जीत लिया। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।